Everyone, welcome to M3 Academy. My name is Deepa Ghosh. How are we doing today? I hope everything is fine and you all are doing well. Let's get begin with today's session. आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस या हम कह सकते हैं कि एमसीक्यूज जो कि स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज रहे थे एक टाइम पर जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स. सो लेट्स गेट बिगिन और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं. कुछ सेक्शंस को मैंने डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि पॉलिटी है आपको देखने को मिलेंगे और डिजीज से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सो स्पेसिफिकली बहुत सारे सेक्शंस को आज के सेशन में मैंने कवर किया है. सो लेट्स गेट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर पीवाईक्यू. और एक और बात जो यहाँ पर हमें याद रखना है, दैट इज कुल 30 मार्क्स ऑल टुगेदर इस सेक्शन से कवर हो रही है. 30 मार्क्स का आपका ओवरऑल वेटेज है इस सेक्शन में, यानी कि ये वाला जो पार्ट है जनरल नॉलेज जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स. 30 मार्क्स, ओके, रिमेंबर. चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Long-term exposure to high levels of arsenic in drinking water is most famously associated with which skin condition? Option A, fluorosis. Option B, blue baby syndrome. Option C, Blackfoot disease. Or option D, Minamata disease. These all are the diseases that are specifically have been asked to your exam. यहाँ इस जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये सारी टॉपिक्स पूछा गया है आपके एग्जाम में. यानी कि हम कह सकते हैं कि वन वे और द अदर दिस इज द पीवाईक्यू एंड ऑप्शंस में इंक्लूडेड थे, इसी वजह से हमने सारा यहाँ पर पढ़ना भी है. सो ब्लैकफुट डिजीज और द disease which is specifically related to your arsenic contamination, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर. दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर हियर. सी, ब्लैकफुट डिजीज इज द करेक्ट आंसर हियर. देखते हैं what is the disease all about. It is a severe form of peripheral vascular disease leading to gangrene, historically linked to arsenic contamination. well water में arsenic is also a carcinogen. It is a carcinogen as well as affecting the lungs. ये lungs को affect करती है, bladder and kidneys. इन सारे ही organs को क्या करती हैं, ये affect करती है. Blackfoot disease देख रहे हैं यहाँ पे. थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट दिस डिजीज. इट इज अ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, एंडेमिक है, जो कि 10 साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ ताइवान, जहाँ पर से ये हमें स्पेसिफिकली इसका ओरिजिन देखने को मिल रहा है. कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ आर्सेनियन वेल वाटर containing high concentration of inorganic arsenic. inorganic arsenic अगर है तो वहीं से ये फैलता है, वो स्प्रेड आउट होता है. एंड ड्राई गैंग्रीन ऑफ द फीट लिम्स ड्यू टू, यहाँ पर फीट में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें पॉइजनिंग देखने को मिलती है. स्पेसिफिकली व्हाट दिस इज कॉल्ड ए क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग. क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग. Key aspects of Blackfoot disease. Causes क्या है? Primarily caused by consumption of groundwater. Groundwater में भी arsenic level अगर इससे जो भी दिया हुआ है यहाँ पे इस लेवल से कम हो जाए तो वहाँ पर हमें स्पेसिफिकली क्या देखने को मिलता है,
आर्सेनिक कंटेमिनेशन, एंड उसी से इफेक्ट के तौर पे ब्लैक फुट डिजीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिम्टम्स क्या है? तो सीवियर डैमेज होता है, सीवियर आर्टेरियल डैमेज देखने को मिलता है, लीडिंग टू दी ब्लैकनिंग ऑफ स्किन। स्किन में यहाँ पर स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्किन ब्लैकनिंग हो जाती है, नमनेस और पेन भी होता है कभी कभी। सो एडवांस्ड स्टेजेस ड्राई गैंग्रीन। लोकेशन क्या है? historically confined to a specific limited area on the southwestern coast of Taiwan। ये स्पेसिफिकली ओरिजिन है, लोकेशन याद रखना। ताइवान कंट्री क्या है? ताइवान। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है? इंसिडेंट्स डिक्रीज साइंटिफिकली विथ द significantly with the introduction of safe tap water in affected areas। mechanism: arsenic exposure leads to vascular injury, smooth muscle cell proliferation, and in some cases cancer। So blackfoot disease is specifically related to your arsenic contamination। Okay, fine। and यहाँ पर इस तरीके के इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, what is the World Health Organization who recommended guideline value for fluoride in drinking water to prevent dental caries without causing toxicity? This question is very important, as मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल अभी, बट ये किसी एक आपका पेपर में पूछा गया था, गवर्नमेंट एग्जाम के एक किसी पेपर में ये क्वेश्चन मैंने देखा था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना लेवल था वो, 0.5, 1.5 mg पर लीटर, 5.0 mg पर लीटर, या फिर 10.0 mg पर लीटर। यूजीसी नेट हो सकता है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये क्वेश्चन आया हुआ था। इट्स अ PYQ, हम इनडायरेक्टली इसे कह सकते हैं, इट्स अ PYQ। सो बीइंग ए PYQ or being a multiple time asked question, we can say that it is important। So what will be the correct answer? The correct answer will be 1.5 mg per liter, the WHO recommendation। while fluoride का है ये, low level of fluoride help prevent tooth decay। specifically ये tooth decay से related है। enamel टूथ का डीके के तौर पर हम देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अबव द लिमिट कैन लीड टू डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस भी इसे कहा जाता है, डेंटल फ्लोरोसिस। मोल्टिंग ऑफ टीथ ब्रैकेट में है आपका, स्केलेटन फ्लोरोसिस, क्रिपलिंग बोन डिफॉर्मिटीज। ठीक है, आई होप कि आपने फ्लोराइड के बारे में पढ़ा होगा। फ्लोराइड इज स्पेसिफिकली एक हार्मफुल एलिमेंट है, इट इज स्पेसिफिकली ए हार्मफुल एलिमेंट, लेड की तरह। लेड इज अ वेरी हैवी मेटल्स में आ जाता है ये। लेड भी देख लेना एक बार, लेड भी हैवी मेटल्स में आ जाता है। लेड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंटली एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर एंड सॉइल के कंटेमिनेशन से रिलेटेड है, एंड एट द सेम टाइम ये ना बहुत जहरीला होता है, यानी कि टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा होती है, मात्रा काफी ज्यादा होती है लेड में। तो लेड कंटेमिनेशन में ना काफी आपको स्पेसिफिकली इम्पेयरमेंट ऑफ योर एयर्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लेड कंटेमिनेशन एंड योर फ्लोराइड कंटेमिनेशन, आर्सेनिक कंटेमिनेशन, ये सारा आप सभी के लिए एमओ के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हरियाणा एंड एट द सेम टाइम HPPSC मेडिकल ऑफिसर। नाउ फ्लोराइड पे एक और क्वेश्चन है। It has a high affinity for the calcium, which leads to its accumulation in the body primarily as fluorosilicates in the kidneys,
fluoropatite in bones and teeth, calcium carbonate in the lungs, sodium fluoride in the bloodstream. The right answer will be what? The right answer will be B. यानी कि क्या होगा यहाँ पे? फ्लूरोपेटाइट इन बोन्स एंड टीथ, क्योंकि हमने अभी देखा कि फ्लोराइड, स्पेसिफिकली फ्लोराइड कंटेमिनेशन से बोन और टीथ को काफी हार्म पहुंचता है, इसी वजह से बोन एंड टीथ के साथ ये रिलेटेड है. फ्लोराइड रिप्लेसेस द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन द hydroxyapatite, the mineral that makes up bones and enamel, to form the fluoropatite, while it makes the enamel more acid resistant in small doses. Excessive amounts make the bone structure brittle. Brittle मतलब काफी इसे ये easily क्या हो जाता है, easily टूट जाता है, ऐसा बना देता है ये, easily broken. ब्रिटल मतलब जो कि इजीली ब्रोकन होता है, तो ब्रिटल बना देता है ये बोन को काफी, एंड प्रोन टू डिफॉर्मिटी. फाइन, दिस इज द फ्लोराइड कंटेमिनेशन. कुछ और डिटेल को कवर करेंगे. फ्लोराइड टॉक्सिसिटी इज द कंडीशन जहां पर स्पेसिफिकली ये होता है. क्या होता है? ये होता है स्पेसिफिकली आपका लेग्स इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से. सो यू कैन सी दैट इन दिस कंडीशन विच देयर आर द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ द फ्लोराइड आयन इन द बॉडी, ऑल्दो द फ्लोराइड इज सेफ फॉर द डेंटल हेल्थ एट लो कंसंट्रेशन. लो कंसंट्रेशन अगर रहेगा तो डेंटल हेल्थ के लिए ये ठीक है, बट अगर हाई हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. सस्टेन्ड कंजम्पशन ऑफ द लार्ज अमाउंट्स ऑफ द soluble fluoride salts is dangerous, referring to the common salt of the fluoride, sodium fluoride. The lethal dose of the most adult humans estimated 5 to 10 g, which is equivalent to the 32 to 64 mg elemental fluoride per kg body weight. ठीक है, आई होप कि फ्लोराइड टॉक्सिसिटी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से हमें स्पेसिफिकली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज है जो कि हमें नाइट्रेट की वजह से, नाइट्रेट के इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है. ये हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया भी था वैसे तो. नाइट्रेट कंटेमिनेशन की वजह से स्पेसिफिकली ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसका एक और नाम ये भी है. अब मान लो कि एग्जाम में ब्लू बेबी सिंड्रोम ना देके ये दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए, है ना. मेथामोग्लोबिnemia occurs when the nitrates are reduced to nitrates in the body and interfere with what? Calcium absorption, bone marrow production, hemoglobin's oxygen carrying capacity, or the insulin regulation. Blue baby syndrome, which is specifically related to nitrate contamination, यह आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर. होपफुली आप सबने करेक्ट आंसर किया होगा. अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है या फिर इट इज स्पेसिफिकली नहीं. ठीक है, इसमें हम ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने इसको एक बार हम क्या करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं पहले ब्लू बेबी सिंड्रोम के ऊपर. कैन रेफर टू कंडीशंस दैट कॉज दी, मैं आ रही हूँ इसके ऊपर, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है. I already know that it is caused the cyanosis of the blueness of the skin of this baby. तो baby का skin specifically blueness आ जाती है and babies as a result low blood oxygen level के शिकार हो जाते हैं. This term traditionally refers to the
cyanosis as a result of these two phenomena. What are they? cyanotic heart diseases and मेथामोग्लोबाइनिया इसे कहा जाता है. तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली ये पूछ लिया या फिर ये टर्म पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ब्लू बेबी सिंड्रोम ओनली, इजंट इट? तो वहां यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल बी योर करेक्ट आंसर. फिर भी ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है to make sure that whether it is the correct answer or not. Fine, it is the homework for you all. You have to, सब कुछ मैं बताऊंगी, सब कुछ टीचर ही बता देगी तो आप लोग क्या करोगे फिर, है ना? You have to make sure that आप खुद से भी कोशिश करें एंड थोड़ा गूगल करो, थोड़ा देखो इसको डिटेल्ड, इसके ऊपर कलेक्शन करो, नोट्स में क्योंकि आप बना सकते हो, तो इसको आपको देखना है. जहां तक मुझे लगता है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपको निकालना है खुद से निकालने का. फाइन, ये तो मैंने बता दिया कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. Which water treatment process is specifically affected for removing all three contaminants, arsenic, fluoride and nitrate simultaneously? Boiling, chlorination, रिवर्स ऑस्मोसिस, सैंड फिल्ट्रेशन. ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस ऐसा है जो स्पेसिफिकली इफेक्टिव होता है रिमूव करने के लिए ये सारी कंटेमिनेंट्स. कौन सी? आर्सेनिक, फ्लोराइड और नाइट्रेट. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन सा ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा? क्या वो सिर्फ बॉइलिंग से जा सकता है, क्या वो सिर्फ क्लोरिनेशन या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा या फिर सैंड फिल्ट्रेशन? तो राइट आंसर है ऑफ कोर्स सिर्फ बॉइलिंग से तो ये नहीं हो सकता. सिर्फ बॉइलिंग से अगर आर्सेनिक मुक्त हो जाता पानी, फ्लोराइड से हम छुटकारा पा जाते, नाइट्रेट से हमें छुटकारा मिल जाता तो बहुत ही ईजी था, लेकिन ऐसा है नहीं. स्पेसिफिकली क्लोरिनेशन से भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है. रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड एट द सेम टाइम नाइट्रेट से छुटकारा पा सकते हैं या इसे रिमूव कर सकते हैं. स्पेसिफिकली सैंड फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी. तो द राइट आंसर विल बी व्हाट? रिवर्स osmosis will be your right answer, C. It is a process that uses a semi-permeable membrane that filters out most dissolved ions based on size and charge. Unlike boiling, सिर्फ boiling से काम नहीं होता, which actually concentrate these toxins, or the chlorination which only kills bacteria. तो क्लोरिनेशन से क्या होता है? सिर्फ ये बैक्टीरिया को मारने के लिए या बैक्टीरिया किल करने के लिए ही जाना जाता है क्लोरिनेशन. लेकिन और बॉइलिंग से क्या होता है? एक्चुअली कंसंट्रेट दिस टॉक्सिन्स, कंसंट्रेट करती है ये सिर्फ. तो रिवर्स ऑस्मोसिस में इफेक्टिवली डिसॉल्व्ड केमिकल पॉल्यूटेंट्स को किया जाता है, या इससे आप स्पेसिफिकली यू कैन गेट रिड ऑफ dissolved chemical pollutants by following this process, RO, reverse osmosis, reverse osmosis, RO. ठीक है, यहां पर सिर्फ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. केमिकल pollutants से स्पेसिफिकली effective, RO is effective against dissolved chemical pollutants. तो यहाँ पर right answer will be C. Next, which famous personality wrote the discovery of India while imprisoned in Ahmednagar Fort? पर्सनालिटी से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. आई होप यू
कैन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एज दिस इज मेरा कराया हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि जो भी बायोग्राफीज हैं, स्टोरीज हैं, जो कि बुक्स के ऊपर स्पेसिफिकली हम जब पढ़ते हैं, हमारा फोकस रहता है कि जो फेमस पर्सनालिटीज हैं इंडिया में, पॉलिटिशियंस हैं, तो यहाँ पर आपको नाम को याद रखना है एंड एट द सेम टाइम बुक्स और हो सके तो ईयर। तो यहाँ पर आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं इनमें से क्या लगता है व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? सी, यहाँ पे पॉलिटिशियन ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपको आपने पढ़ा भी है किसी एक के बारे में कि कौन अपने टाइम पर इन प्रेजेंट थे, अहमदनगर फोर्ट तो में, तो फिर आपको राइट आंसर पता होगा। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड भगत सिंह, इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो स्पेसिफिकली इस राइटिंग से रिलेटेड है, इस बुक से रिलेटेड है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू। More specifically, the right answer is Jawaharlal Nehru, the discovery of India. फाइन, आपको समझ में आया आई होप। कि देखो यहाँ पे सी, Jawaharlal Nehru wrote this masterpiece during his imprisonment 1942 से लेके 1946 for participating in the Quit India movement. The book provides a deep philosophical and historical analysis of India's culture and history from the Indus Valley civilization to the British Raj. एक और बार हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू रोड दिस मास्टरपीस, मतलब कि बुक का नाम क्या है, एक और बार देख लेते हैं हम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना? डिस्कवरी ऑफ इंडिया is the name of the book which is written by Jawaharlal Nehru at the time of his imprisonment. वो imprisonment के दौरान उन्होंने लिखा था। मास्टरपीस है ये, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसका मतलब 1942 से कब, ईयर कब है? 1942 से 1946 is the year mentioned here for participating in क्विट इंडिया मूवमेंट। अब मान लो कि आपको थोड़ा डेप्थ में पूछे कि क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, एक बुक है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, एंड दैट बुक इज फेमसली रिटन बाय दिस जवाहरलाल नेहरू। तो अब क्विट इंडिया मूवमेंट से जो बुक रिलेटेड है वो क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो सारा इंफॉर्मेशन दे के भी पूछ सकते हैं, ठीक है? इसी वजह से ये क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से बुक से रिलेटेड है ये भी जानना जरूरी है। The discovery of India is related to specifically Quit India movement. It provides a holistic, philosophical and historical analysis, or we can say deep philosophical and historical analysis at the same time of India's culture. India की ये बुक स्पेसिफिकली क्या क्या बातें बताती है हमें? इंडिया की कल्चर बताती है, हिस्ट्री फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी बताती है। हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किस बुक में हमें देखने को मिलता है? दैट वी नो फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश राज। इंडिया का कल्चर भी मेंशन है, फिलोसॉफी भी मेंशन है, फिलोसॉफी के ऊपर भी बताया है, एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस को भी यहाँ पे कवर किया गया है। ईयर याद रहेगा 1942 टू 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the next question here? Becoming a, अच्छा, just a moment.
Becoming is a memoir written by which famous American figure? Becoming जो बुक थी फेमस, वो किस अमेरिकन आर्टिस्ट के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं राइटर के द्वारा क्रिएट किया गया था? ये किसका क्रिएशन है? हिलैरी क्लिंटन, मिचेल ओबामा, कमला हैरिस, ऑफ ओपरा विनफ्रे? Who's going to be the right answer? Michelle Obama, wife of Barack Obama, the president of America, और यूएसए प्रेसिडेंट बैरक ओबामा की ये वाइफ थी, मतलब अभी भी है। थी का क्या मतलब है? बिकमिंग, द बुक दैट हैज बीन रिटन बाय दिस वुमन, जो कि हमने स्पेसिफिकली देखा भी है। तो ये क्या है स्पेसिफिकली पढ़ते हैं हम। पब्लिश्ड कब हुआ था? 2018 में पब्लिश हुआ था बिकमिंग। द नेम ऑफ द बुक वाज बिकमिंग। So relevant, isn't it? The name is so relevant, becoming. बिल्कुल एक ऐसी जगह पर इसे छोड़ दिया गया है कि something is going on, that is not finished, that is not ended up yet. Becoming, सब कुछ हो रहा है, something is happening, something is going on. Becoming is an intimate look into the life of Michelle Obama, which is very, I'm sure कि बहुत ही काफ़ी famous रही होगी, as she has discussed her roots on the south side of Chicago. Her time as an executive, her journey to the White House as the first lady of White House, Michelle Obama. यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो कौन से बुक में यह हमें देखने को मिल रहा है? बिकमिंग। बुक के ऊपर ध्यान दो और पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दो और पब्लिशिंग ईयर के ऊपर भी ध्यान दो। ये कुछ बातों को अगर हम याद रख लेंगे एग्जाम तक तो भी काफ़ी आप अच्छा कर लोगे एग्जाम में। द प्रेशर्स ऑफ द पब्लिक स्क्रूटिनी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना बिकमिंग। नेक्स्ट, क्योंकि विमेन्स जो राइटर्स होते हैं उसके ऊपर भी कई बार पूछ लिया जाता है, विमेन ओरिएंटेड जो भी चीज़ें होती हैं, ह्यूमन राइट्स, वोटिंग राइट्स ऑफ विमेन, ये तो पूछा ही गया है ऑलरेडी। अच्छा, ये एक और बुक है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इज द वर्ल्ड रिनाउंड जर्नल। यू मस्ट बी नोइंग दिस, अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। इफ़ यू आर good at, like, if you read a lot or if you read very now and then, you should be knowing this. It's a very very famous book, The Diary of a Young Girl. ये आप आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो वर्ल्ड रिनाउंड जर्नल ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर? रोजा पार्क्स, हेलेन केलर, एनी फ्रैंक या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल? Who's going to be the right answer? Who will be the writer? Annie Frank. The Diary of a Young Girl was written by Annie Frank. Annie Frank kept this diary while hiding from the Nazis in the attic in the Amsterdam during the World War II. World War II के टाइम पे उसने क्या किया था? अपनी डायरी को हाइड किया था जब वो बहुत यंग गर्ल थी, एज अ बीइंग ए यंग गर्ल, एंड इट इज़ दी सेमाइनल पीस ऑफ लिटरेचर जहाँ से हमें वर्ल्ड वार टू के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि तब के टाइम पे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू क्या हुआ था स्पेसिफिकली। यूरोपियन बैकग्राउंड, यूरोपियन स्पेसिफिकली जो एट दैट टाइम द कंडीशंस जो थे वो हमें स्पेसिफिकली इस लिटरेचर, पीस ऑफ लिटरेचर से पता चलता है। इट ऑफर्स द
intimate look at the Holocaust through the eyes of a teenager. एक टीनेजर का क्या इसमें अपना व्यूज रहा है वो हमें इस बुक के द्वारा पता चलता है. एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जो जो भी बातें बता रही हूँ, योर बुक, योर राइटर, ईच एंड एवरीथिंग आई एम एम्फसाइजिंग मोर देन ट्वाइस. आप समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज whenever we speak on a particular topic, whenever we speak on a particular book or a particular disease, जैसे कि लास्ट कुछ टाइम हमने बात किया डिजीज के ऊपर, तो मैं बार बार फ्लोराइड, बार बार कंटेमिनेशन ऑफ आर्सेनिक, फ्लोराइड, ब्लैक फुट डिजीज, ये सारा बात कर रही हूँ. इसका मतलब है कि ये आपको बार बार पढ़ना है बिकॉज टॉपिक्स हैव आस्क्ड ऑलरेडी एग्जाम में, इसी वजह से. ठीक है, एंड रिपीटेडली अगर कुछ मैं बता रही हूँ तो इसका एक इम्पोर्टेंस है, एंड यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग. यू हैव टू रिपीटेडली रीड आउट दीज थिंग्स ओनली, है ना. आपको वही चीज़ों को बार बार पढ़ना है, और डिटेल में और भी सारी जो एसोसिएटेड पॉइंटर्स हैं, एसोसिएटेड जो पॉइंटर्स है रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ यही पढ़ के जाओ एग्जाम के लिए, ये मैं बता रही हूँ दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट ऑन योर ओन दैट व्हाट वी हैव टू रीड आउट, व्हाट वी हैव टू गो थ्रू. इसके अलावा भी ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तो पढ़ोगे, इसको तो याद रखना ही है, लेकिन इसके अलावा भी पढ़ो. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है. ध्यान रखना बस कि सारा कुछ आपको रिवीजन हो जाए, याद रहे. ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसका मतलब ये एक बुक है. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंस बुक्स ever written, was authored by Isaac Newton, स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कार्ल सेगन. अब देख, यहाँ पे एक जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, अगर मैंने ये क्वेश्चन मान लो इंक्लूड किया है, अब देखो आइजैक न्यूटन आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ना. तो आइजैक न्यूटन के ऊपर कौन कौन से बुक है वो निकालो, गूगल करो. एक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आज होमवर्क दिया है, उसको भी आपको देखना है. वो ऑक्सीजन रिमूवल वाला, ऑक्सीजन क्या था वो, ऑक्सीजन का जो हेमोग्लोबिन वाला, वो वाला भी आपको एक बार कंफर्म करना है. जब आप वो देखोगे तभी ये देख लो कि आइजैक न्यूटन का स्पेसिफिकली कौन कौन से हमने बुक हैं जो याद रखना है. ऑप्शन में है मतलब ये नहीं है कि आइजैक न्यूटन का कोई बुक होगा ही होगा, बट आपको वो निकालना है. स्टीफन हॉकिंग स्पेसिफिकली जो यहाँ पे आंसर है, बुक्स निकालो देखो. एल्बर्ट आइंस्टाइन के बुक्स तो डेफिनेटली हैं ही, साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हैं वो देख लो एक बार, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में ये इंक्लूड होता है. कार्ल सेगन कौन थे, अगर आपको नहीं पता है इस पर्सनालिटी के बारे में तो पढ़ो, देखो थोड़ा खुद से भी, है ना. ये मैं बताने की कोशिश करूँ. द राइट आंसर विल बी व्हाट, द राइट आंसर विल बी स्टीफन हॉकिंग. Stephen Hawking wrote this book to explain the complex cosmological concepts like the Big Bang theory and the black holes. Very very important. This is scientific theories से related है. Big Bang theory जो कि हम पढ़ते हैं, and at the same time black holes. To the general public को ये बताने के लिए it remained on the Sunday Times bestseller पे ये था. लिस्ट फॉर द रिकॉर्ड ब्रेकिंग कितने वीक तक, 237. अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ए बुक बाय, या फिर स्टीफन हॉकिंग बताया भी नहीं, ए बुक which is specifically so famous that it remained on the Sunday Times bestseller list for a record breaking 237 weeks, and just related to Big Bang and black hole.
रिटन बाय whom? इट इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। और बुक का नाम क्या था? अगर बुक का नाम पूछेगा तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग, याद रहेगा, ठीक है। ऐसे इंटर रिलेट करके पढ़ो, कनेक्शन बना के पढ़ो, ताकि बिल्कुल भी आसानी से क्वेश्चन की आंसर को आप निकाल सको। संडे टाइम्स बेस्ट सेलर, ठीक है। नेक्स्ट, द बुक विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट? प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, एस राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद। ये तो हमने बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। द राइट आंसर इज बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर। The missile man of India, from his humble beginning in the Rameshwaram to his pivotal role in India's space center missile program ISRO and DRDO, earning him the title Missile Man of India. Co-authored with whom? Arun Tiwari. Wings of Fire पूछा जा सकता है, co-authored with which personality? अरुण तिवारी। मतलब इस व्यक्तित्व को भी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एट द सेम टाइम अरुण तिवारी, को ऑथर्ड। कुछ फेमस पर्सनालिटीज को देखेंगे, कुछ फेमस इंडियन राइटर्स को देखेंगे 21st सेंचुरी में जो काफी फेमस रहे हैं। अरविंद अदिगा, सलमान रुशेदी, इनका नाम आपने सुना ही होगा। अच्छा, अरुंधति रॉय, यस, ये भी काफ़ी फेमस है। नीलम सक्सेना चांदरा, ये यहाँ पर मैं इन सारी ही राइटर्स को बता रही हूँ, उसका मतलब एक एक बुक अगर आप याद रख सकते हो, बहुत ही फेमस, या एक दो तीन बुक्स जो बिल्कुल टॉप 3 में आती हैं, तो बिल्कुल आप इन्हें अपने एंड से नोट्स में इंक्लूड करें। राखी कपूर, झुम्पा लाहिरी, ये भी काफ़ी यंग हैं, यंग राइटर्स में आती हैं, इंडियन यंग राइटर्स में आती हैं। किरण देसाई, डॉक्टर सुमित गोयल, चित्रा दिव्या, अच्छा दिवा करुणी, चित्रा दिवा करुणी, रवि सुब्रमण्यन, संदीप बालकृष्णन, माया एसएच, अमिताभ घोष, अभिषेक कपूर, अश्विन सांघी, प्रीति शनॉय, शिशिरा श्रीनिवासा, समीर बासु, शेखर बंदोपाध्याय, कृष्णा उदय शंकरा, नवोनील चक्रवर्ती। I can see most of them are Bengali, not everyone but yes, most of them I can see Bengali, बहुत सारे Bengalis और South Indians मुझे यहाँ पर काफ़ी दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। So each and every name are specifically अपने आप में बहुत important है, आप देख लेना एक बार, है ना। मैं यहाँ से I hope मैं ओके इस तरफ मैं हट जाती हूँ ताकि आपको पूरे सारे राइटर्स एक बार देखने को मिल जाए, ठीक है। चलते हैं हम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एज यू हैव योर एग्जाम्स वेरी सून। Who authored the world famous autobiography The Story of My Experiments with Truth? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बी आर अम्बेडकर। The Story of My Experiments with Truth,
द राइट आंसर विल बी महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के 1921 तक ओरिजिनली गुजराती में लिखा था ये बुक, जो कि पब्लिश हुआ था उनकी जर्नल के द्वारा नवजीवन में। इट वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय महादेव देसाई। महादेव देसाई के द्वारा ये ट्रांसलेट बाद में किया गया था। किसके द्वारा? अगर पूछे कि महात्मा गांधी का जो बुक था, that is this, the story of my experiments with truth, the story of my experiment with truth, Mahatma Gandhi. This book was specifically translated in English by whom? महादेव देसाई। इस नाम को याद रखना। इट इज कंसिडर्ड ए क्लासिक ऑफ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लिटरेचर। पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लिटरेचर के तौर पे काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ठीक है। इन आयुर्वेदा द त्रिदोषा थियरी कंसिस्ट ऑफ वाता, पिट्टा एंड कफा, which element is primarily associated with pitta? आयुर्वेदा त्रिदोषा के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। जो थियरी है कंसिस्ट ऑफ वाता, पिट्टा एंड कपा। पिट्टा किससे रिलेटेड है? पिट्टा किससे रिलेटेड है यहाँ पे? A, air and space, B, fire and water, C, earth and water, D, fire and air. The right answer will be B. Ayurveda is based on the 5 elements, पंच महाभूता जिसे कहा जाता है। आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेदा की बात हो रही है यहाँ पे। पंचभूता, पंच महाभूता कहा जाता है इसे। पिट्टा किससे रिलेटेड है? यहाँ पे पिट्टा पूछा गया था, तो पिट्टा रिप्रेजेंट द फायर एंड वाटर एलिमेंट्स। ठीक है, बी, सिर्फ फायर एंड वाटर एलिमेंट्स। पिट्टा मतलब फायर एंड वाटर एलिमेंट्स। And it governs the metabolism, digestion and body temperature. Vata मतलब air, space and kapha मतलब earth and water. Vata मतलब क्या? earth and space, kapha मतलब water and earth. कुछ basics हैं related to your Ayurveda. Who is known as the father of surgery? Who is the personality is known as father of surgery in Ayurvedic tradition? चरक, सुश्रुता, भागवता या फिर धन्वंतरी? सर्जरी के फादर किसे कहा जाता है? आयुर्वेदिक ट्रेडिशन के अनुसार सुश्रुता विल बी दी राइट आंसर हियर। फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है सुश्रुता को। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं तो मैंने ये देखा था। सुश्रुता से क्वेश्चन पूछते हैं। एंशिएंट मेडिकल अगर हम पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए। चरक के बारे में भी आप पढ़ोगे, भागवता के बारे में भी पढ़ोगे और धन्वंतरी तो पढ़ोगे। ये तीन चार नाम मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू गो थ्रू। B is the right answer. सुश्रुता authored the सुश्रुता संहिता। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? सुश्रुता संहिता के ये राइटर थे, which described over 300 surgical procedures and 120 surgical instruments. He has created with performing the first form of rhinoplasty. प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी इन्होंने ही फर्स्ट बताया था। संकेत
इवन दिया था कि प्लास्टिक सर्जरी नाम की भी कोई चीज होती है, इसी से इन्वेंशन भी हुआ बाद के टाइम पे। तो सुश्रुता वाज दी पर्सनैलिटी जो हमें बताते हैं फादर ऑफ सर्जरी के तौर पर, जो स्पेसिफिकली हम जानते हैं जिन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, which of the following is considered the primary diagnostic focus in allopathy? Pulse reading, nadi, astrological alignment, evidence based pathology and biochemistry, या फिर balancing the four humor? Which of the following considered the primary diagnostic focus in allopathy? The right answer will be C here, यानी कि evidence based pathology and biochemistry. Evidence based pathology and biochemistry specifically है modern allopathy relies on the germ theory of disease. It is specifically modern allopathy relies on the germ theory of disease and evidence based medicine. Evidence based medicine के ऊपर based है, utilizing the lab test. Lab test हम जानते ही हैं कि evidence based होता है. Germ theory of disease specifically, जहाँ पर इमेजिंग एक्सरेज MRIs ये इसे हम देखते हैं, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता है। मतलब कि क्या, जहाँ पर हमें बिफोर डायग्नोसिस हमें प्रूफ का पता चल जाता है कि एक्सरे से हमें जो प्रूफ्स मिल जाते हैं कि हाँ हमने एक्सरे किया है, दिस इज कॉल्ड द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ये इसके ऊपर रिलायबल होता है। एंड बायोकेमिकल analysis to identify specific pathogens or the physiological malfunctions. It is analysis to identify the specific pathogens or the physiological malfunctions. Fine. तो ये था आपका specifically question on allopathy. Next question. The Unani system of medicine is based on the teachings of Greek physicians Hippocrates and Galen. What are the four humors akhlat in this system? Unani system of medicine is based on the teachings of Greek physician Hippocrates and Galen. What are the four humors akhlat in this system? Vata, Pitta, Kapha, Agni, solid, liquid, gas, plasma, या फिर blood, phelism, yellow bile, black bile, fire, earth, water, metal. यूनानी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे स्पेसिफिकली ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स एंड गैलन अपने कंट्रीब्यूशन को रखते हैं, लेकिन किस सिस्टम, कौन से फोर ह्यूमर्स को यहाँ पे बताया गया? द राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, देखो यहाँ पे यूनानी मेडिसिन पोसेस दैट द हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन फोर ह्यूमर्स, दाम, ब्लड। देखो ये जो टर्म है ना, इसे याद रखना। वन बाय वन विल डिस्कस। दाम ब्लड को कहा जाता है, इसीलिए ब्रैकेट में ब्लड। बालगम जिसे पेल्जियम कहा जाता है, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट और नॉट। सैफ्रा, येलो बाइल, एंड सोदा that is black bile. Disease occurs when this balance is disrupted.
तो कभी भी यहाँ पर इस बैलेंस का जब डिसरप्शन देखने को मिलेगा, तभी यूनानी मेडिसिन में स्पेसिफिकली आपको ये जो ट्रीटमेंट है इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है कि ब्लड विच इज रिलेटेड टू दाम, दाम विच इज ब्लड, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी, जो जिसे कहा जाता है टोटल 4 ह्यूमर्स, जो यूनानी मेडिसिन में याद रखना है। Which of the following describes the आयुष, ये तो PYQ है and it is important. Acronym used in the government of India for the traditional medicine. Allopathy, yoga, Unani, Siddha, homeopathy. Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, Siddha, homeopathy. Ayurveda, Unani, surgery, health. Ancient yoga, Unani, Siddha, herbalism. D नहीं होगा। आयुर्वेदा, यूनानी, सर्जरी, हेल्थ ये भी नहीं होगी। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी बी भी नहीं होगा यहाँ पे। ए नहीं, बी ही होगा आंसर। देखो यहाँ पे आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। The Ministry of Ayush was formed to develop the education and research in Ayurveda, yoga and naturopathy. अच्छा, अगर यहाँ पे सिर्फ योगा रहा तो वो नहीं होगा, योगा एंड नेचुरोपैथी होना चाहिए। उसके बाद आएगा यूनानी, देन सिद्धा एंड देन होम्योपैथी। सवारिक्पा was also added to this group later, लास्ट में बाद में इसको भी ऐड किया गया था सवारिक्पा। सो द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जहाँ पर इन सारी ही चीज़ों को हम पढ़ते हैं, यानी कि आयुष का जो फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म में ही ये सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है मेडिसिन में जो टाइप्स हैं वो इंक्लूडेड है, इसी से बनता है इसका फुल फॉर्म। देखो नेशनल आयुष मिशन मेजर अचीवमेंट्स अंडर नैम up to 2024-2025. 203 units supported for the setting up of the integrated IOS hospitals. कुछ hospitals हैं, total 203 units and the कुछ यहाँ पर specifically आपको pointers mentioned मिलेंगे। 21 units supported for the establishment of the new Ayush educational institutions. 21 units. 78 graduates, 46 postgraduate Ayush educational institutions have been supported for the upgradation of the infrastructure. ये पॉइंट्स आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया responsible for developing the education, research and propagation of the semi-scientific traditional medicine and alternative medicine in India. Ayush is an acronym devised from the names of the alternative healthcare systems covered by the ministry: Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Yoga Rigpa and the Homeopathy. Fine. Next. Which flagship scheme of health ministry aim to provide health cover 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization? जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत, PMJ,
पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. Which flagship scheme of health ministry aims to provide a health cover of 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization? The right answer is C. Yeah. Ayushman Bharat, PMJ, is the world's largest government funded healthcare program. होगा ही, हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा इंडिया की, तो हमें लार्जेस्ट लेवल पे गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा हेल्थ केयर. And it targets over how many people? 12 crore poor and vulnerable families. 12 crore families based on the socio-economic caste census, जिसे कहा जाता है SCCC data. Now, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ, Prime Minister's People's Health Scheme, Ayushman Bharat People J Live Long India, Prime Minister's People Health Scheme, also known as the मोदी केयर. इसका एक और नाम क्या कहा जाता है? इसे मोदी केयर, नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम of the government of India that aims to provide the free access to health insurance coverage for the low income earners. जो लो इनकम अर्नर्स हैं सभी के लिए in our country India, roughly the bottom 50% of the country's qualifies 50% of the countries qualify for this scheme. ये पुअर सेक्शन ऑफ पुअर पीपल के लिए है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज बेसिकली 50% कंट्री का जो लोग हैं वो इन्हें अवेल कर सकते हैं. मोदी केयर के नाम से ये काफ़ी फेमस है बिकॉज पीएम मोदी ने ही इसे फर्स्ट लॉन्च किया था. कब? सितंबर 2018 को. इट वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2018 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ये जो योजना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम पूरा फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य. Just a moment. What happened? Everything is clear? I hope so. Okay. Just a moment. इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा. हाँ, तो ये था स्पेसिफिकली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी यहाँ से शुरू हो रहा है. We have done lot more questions today and hopefully यहाँ से ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा. Which article of the Indian Constitution empowers the President to impose the President's rule in a state due to the failure of constitutional machinery? Article 352, Article 356, Article 360, Article 370. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट्स रूल को बताता है? द राइट आंसर विल बी व्हाट? द राइट आंसर विल बी बी.
Article 356 allows union government to take over the administration of the state if the government reports that state government cannot function according to the constitution. Article 352 refers the national emergency. Article 360 refers to the financial emergency. Article 352 refers the national emergency, remember, and Article 360 refers to the financial emergency. Article 356 allows the union government to take over the administration of the state of the governor. इतना याद रखना है, ठीक है. Next and final question of the session for you all. Which of the following bodies is not a constitutional body? It is not a constitutional body. Election Commission of India, no, this is a constitutional body. Finance Commission भी नहीं होगा. नीति आयोग is the answer. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं है. यूपीएससी तो नहीं है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. जो कि नहीं है, दैट इज नीति आयोग. इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, whereas it is the executive body. Niti Aayog is the executive body. Cabinet resolution, it is established via a cabinet resolution. And is neither constitutional nor statutory. The Election Commission Article 342 के द्वारा, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 एंड यूपीएससी आर्टिकल 315, कौन सा किससे रिलेटेड है ये जान लेना, देख लेना. स्पेसिफिकली मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. तो यूपीएससी किस में है? 315. इलेक्शन कमीशन किस में आता है? आर्टिकल 324. फाइनेंस कमीशन किस में आएगा? आर्टिकल 280. ठीक है, इतना समझ में आ गया. I hope you all well understood all the topics, all the pointers. We have done with our session today. I hope the session was useful to all. We'll be meeting in the next session. Till then, thank you so much. Take care. Bye.